Good morning, all of you. In previous chapter, we read about the state government. We read also about the legislative assembly and legislative council. देखें, पिछले अध्याय में जो है हमने विधानसभा एवं विधान परिषद के गठन के बारे में पढ़ा, उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ा, विधानसभा एवं विधान परिषद के कार्यों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हमने देखा कि जो विधानसभा है वह हमारे राज्य में शासन के संचालन के कार्य को करती है, शासन संचालन का कार्य यह करती है। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो विधानसभा है आखिर बनती कैसी है, इसका जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। जब हम लेजिस्लेटिव असेंबली के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ हम देखते हैं कि जो है 3 पार्ट्स या 3 ऑर्गन्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं, 3 भाग इसमें देखने को मिलते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि जो व्यवस्थापिका है यानी कि जो लेजिस्लेचर है, जो कार्यपालिका है जो कि एग्जीक्यूटिव है, और जो न्यायपालिका है जो कि जुडिशरी है, वो मिलकर क्या करती है, एक तरीके से जो है स्टेट लेजिस्लेचर का फॉर्मेशन करती है, राज्य की विधानसभा का निर्माण करती है, राज्य विधायिका का निर्माण करती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो लेजिस्लेचर का जो पार्ट है, जिसे हम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का नाम दे रहे हैं, कार्यपालिका का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट एग्जीक्यूटिव की, राज्य कार्यपालिका की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का जो हेड है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का जो हेड है वो कौन होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति जो है वो क्या होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। किसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, किसका संवैधानिक प्रमुख होता है, तो हम कहते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, तो जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति जो है वह केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है, उसी तरीके से स्टेट में अगर हम बात करें, स्टेट एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें, राज्य कार्यपालिका की अगर हम बात करें, तो राज्य कार्यपालिका का जो निर्माण है, जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होता है, तो वो होता है गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मिलने से, कि गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलकर जो है क्या करते हैं, राज्यपाल और मंत्री परिषद मिलकर जो है राज्य कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। मीन्स क्या हो गया इसका कि राज्य कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होता है, कौन कौन शामिल होता है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि राज्य की कार्यपालिका में जो है राज्यपाल यानी गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिमंडल सम्मिलित होता है। अब ये मंत्रिमंडल के भाई जो चीफ मिनिस्टर और उसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कि मुख्यमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल है वो इसमें सम्मिलित होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात कर रहे हैं, संवैधानिक प्रमुख की बात कर रहे हैं, तो जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है वह क्या होता है, वह स्टेट एग्जीक्यूटिव का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है कि जो राज्यपाल है वह क्या होता है, वह राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। तो अब हमसे अगर कोई पूछता है कि हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, कि राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो हम बड़ी आसानी से बता देंगे, इसे गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, कि राज्य कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख है वह राज्यपाल होता है। ये हमें कौन बता रहा है, ये हमें हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखें
कि जो गवर्नर है गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर इंक्लूड इन द स्टेट एग्जीक्यूटिव, है कि राज्य कार्यपालिका में जो राज्यपाल और राज्य का मंत्रिमंडल सम्मिलित है, और जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, वो क्या है, वह कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। अब राज्यपाल के अपॉइंटमेंट की जब हम बात करते हैं, अपॉइंटमेंट की बात जब हम करते हैं, नियुक्ति की जब हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो राज्यपाल को अपॉइंट करने का जो काम वर्क है, राज्यपाल को गवर्नर को अपॉइंट करने का जो वर्क है, वो कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है, वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर देखें कि एक और हमारा अगर छोटा प्रश्न हमसे पूछता है, कोई छोटा प्रश्न अगर हमसे पूछता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अगर वो हमसे करता है कि हु अपॉइंट द गवर्नर, हु अपॉइंट द गवर्नर, के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो हम यहाँ पर बड़ी आसानी से बताएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द गवर्नर, है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह राज्यपाल की क्या करता है, नियुक्ति करता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अपॉइंटमेंट है वो कौन कर रहा है, कि भाई प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट तो करता है, लेकिन ये इसका जो कार्यकाल है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, इसका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 5 ईयर है कि गवर्नर का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, अपॉइंटमेंट कितना होता है, कितने टाइम के लिए होता है, तो वो होता है 5 ईयर के लिए, 5 वर्ष के लिए जो है इसकी नियुक्ति की जाती है, कि जो राष्ट्रपति है वो 5 वर्ष के लिए किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति करता है। कम से कम इसका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमको बतलाया जा रहा है कि हालांकि इसको 5 वर्ष के लिए जो है 5 ईयर के लिए जो है अपॉइंट किया जाता है, बट ही शी कैन रिमाइन इन ऑफिस टिल हिज हर सक्सेसर अज्यूम्स द पोस्ट, है कि मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पर ये आ रहा है कि ये अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि इसका जो उत्तराधिकारी है वह अपने पद को संभालना ले, पद को संभालना ले। कौन, सक्सेसर, यानी उत्तराधिकारी। मतलब कि जब तक राष्ट्रपति के द्वारा क्या नहीं कर दिया जाए, किसी अन्य राज्यपाल की नियुक्ति न कर दी जाए, तब तक ये क्या होता है, अपने पद पर बना रहता है कि जैसे ही इसका जो कार्यकाल समाप्त हुआ है, जैसे ही मान लो राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त हुआ, और तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपने पोस्ट को नहीं छोड़ेगा। कब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक कि अदर गवर्नर को अपॉइंट ना कर दिया जाए, अन्य राज्यपाल की नियुक्ति ना कर दी जाए, तब तक ये क्या होगा, अपनी पोस्ट पर बना रहेगा। और अब यहाँ पर देख रहे हैं द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिमूव द गवर्नर इवन बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ हर टेन्योर ऑफ 5 ईयर। है देखें कि 5 वर्ष जरूरी नहीं है कि भाई 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है तो ये अपना 5 वर्ष का जो है कार्यकाल पूरा करेगा, अपना टेनर पूरा करेगा, इसको क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है, पद से हटाया भी जा सकता है। टेनर कंप्लीट होने से पहले इसको कौन हटा सकता है इसके पद से, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जो है
वो इसको अपने इसके पद से हटा सकता है, रिमूव कर सकता है। तो देखें कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एंड रिमूव द गवर्नर है कि राष्ट्रपति जो है वह क्या कर सकता है, राज्यपाल को उसके पद पर बिठा भी सकता है, नियुक्त भी कर सकता है और उसको अपने पद से हटा भी सकता है। तो ये कंप्लीट जो पावर है गवर्नर को लेकर, गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लेकर और रिमूवेशन को लेकर जो कंप्लीट पावर है वो किसके पास में है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में है कि वो क्या कर सकता है कि राज्यपाल को जो है 5 वर्ष के लिए नियुक्त भी कर सकता है, तो उसको उसके पद से हटा भी सकता है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये कब तक अपने पद पर बना रह सकता है, कि जब तक, अगर जैसे मान लो कि 5 वर्ष का टाइम ड्यूरेशन इसका कंप्लीट हो गया, 3 ईयर कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो यह तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि इसका कोई सक्सेसर ना आ जाए, ठीक है, इसका कोई उत्तराधिकारी ना आ जाए। तब तक जो गवर्नर की जितने भी पावर्स हैं उनका यूज़ कौन करेगा, उसके जो भी वर्क्स हैं, उनकी जो भी फंक्शंस हैं वो कौन करेगा, वो गवर्नर ही करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर पावर एंड फंक्शन की बात कर देखते हैं कि कौन जो है, कौन गवर्नर बन सकता है गवर्नर पोस्ट के लिए जो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें कि कुछ चीज़ें हमको बतलाई जा रही है कि हेल्दी ट्रेडिशन फॉलो इन अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर है कि देखें कि जो गवर्नर की नियुक्ति है, जो राज्यपाल की नियुक्ति है, उसमें कौन सी स्वस्थ परंपरा का प्रयोग किया जाता है या गवर्नर की नियुक्ति से संबंधित जो परंपरा है वो क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि दो चीज़ें आती हैं कि पहली चीज़ तो क्या आ रही है, द गवर्नर शुड नॉट बी ए रेजिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ फॉर विच ही शी इज बीइंग अपॉइंटेड एज द गवर्नर। मतलब कि जो गवर्नर है उस स्टेट का नहीं होगा जहाँ पर उसका की नियुक्ति की जा रही है वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए कि जहां उसकी नियुक्ति की जा रही है। आज सपोज जैसे कि राजस्थान में अगर किसी को राज्यपाल बनाना है, राष्ट्रपति को अगर जैसे मान लो कि राजस्थान में किसी को राज्यपाल बनाना है, तो वह क्या करेंगे, वह किसी ऐसे व्यक्ति को चूज़ करेंगे, किसी ऐसे पर्सन को चूज़ करेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे कि जिसका राजस्थान से कोई भी संबंध नहीं हो, राजस्थान से कोई भी संबंध नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को फिर वो क्या करेंगे, एज ए गवर्नर यहाँ पर अपॉइंट करेंगे है। तो ये देखें कि पहली चीज़ तो यहाँ पर क्या आ रही है, पहली परंपरा यहाँ पर क्या आ रही है तो देखें द गवर्नर शुड नॉट बी ए रेजिडेंट ऑफ दैट स्टेट फॉर विच ही शी इज बीइंग अपॉइंटेड एज द गवर्नर, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या पर क्या आ रहा है, बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर द कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू टेक एडवाइस एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट। मतलब कि जो जिस व्यक्ति को गवर्नर बनाया जाना है उसके बारे में सबसे पहले क्या किया जाएगा कि संबंधित राज्य के, रिलेटेड स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे क्या किया जाएगा, एडवाइस किया जाएगा है, सलाह ली जाएगी है कि जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वह क्या करेगा, टेक एडवाइस, सलाह लेगा। किससे सलाह लेगा, तो यहाँ पर देखें चीफ मिनिस्टर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट, राज्य के मुख्यमंत्री से। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ देखी है कि राज्यपाल के अपॉइंटमेंट है, गवर्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर जो है टू थिंग्स आ रही हैं, यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं हमारे सामने। पहली चीज़ तो क्या आ रही है कि जो प्रेसिडेंट है वो उस व्यक्ति को, उस पर्सन को जो है एज ए गवर्नर अपॉइंट करेगा कि जो जिसका संबंध राज्य से नहीं है या वह संबंधित राज्य का निवासी नहीं है, रेजिडेंट नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि एडवाइस ली जाएगी, सलाह ली जाएगी है उस राज्य के मुख्यमंत्री से, है राज्य के मुख्यमंत्री से, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई क्वालिफिकेशन की बात आती है, विच इज़ द क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर है, राज्यपाल की जो है जो योग्यताएं हैं, पद के लिए जो योग्यताएं हैं,
तो उसके लिए दो ही चीज़ें यहाँ पर हमको बतलाई जा रही है कि उसके लिए जो है दो ही 2 क्वालिफिकेशन आर मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर है कि राज्यपाल के पद के लिए जो है कितनी 2 योग्यताओं का होना जरूरी है। 2 योग्यताएं कौन कौन सी आ रही है, तो यहाँ पर देखें ही शी शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, एंड सेकंड ही शी शुड बी मोर देन 35 ईयर ऑफ एज, है कि पहली चीज़ तो क्या आ रही है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या आ रही है कि उसकी जो आयु है वह कितनी होनी चाहिए, वह 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 ईयर एज उसकी होनी चाहिए, 35 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए। ये 2 क्वालिफिकेशन जो है यह किसी भी स्टेट के एक गवर्नर के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। ए गवर्नर कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, है। देखिए क्या बतला रहा है, ए गवर्नर कैन नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, के एक जो राज्यपाल है वह ना तो संसद का सदस्य हो सकता है और ना ही वह राज्य की विधानसभा का सदस्य हो सकता है। कहने का मकसद यहाँ पर क्या आ रहा है कि जो राज्यपाल है ये जरूरी नहीं है कि वह संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य हो। इफ़ ही शी इज़ अ मेंबर ऑफ एनी हाउस देन ही शी विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम हिज हर पोस्ट, कि अगर कोई राज्यपाल क्या हो, किसी भी सदन का सदस्य हो, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होता है। पद से क्या देना होता है, इस्तीफा देना होता है कब, जबकि उसे एज ए गवर्नर अपॉइंट किया जाए, है। अब हम बात करते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर, है। राज्यपाल की जब हम पद एवं शक्तियों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गवर्नर को जो है सेवरल पावर्स दी गई हैं, बहुत सी शक्तियाँ दी गई हैं, जैसा कि यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जस्ट लाइक एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यपालिकाई शक्तियाँ, लेजिस्लेचर पावर्स यानी कि व्यवस्थापिकाई शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर्स यानी कि वित्तीय शक्तियाँ, जुडिशियल पावर्स यानी कि न्यायिक शक्तियाँ, एवं मिसलेनियस पावर्स यानी कि अन्य विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं। कार्य एवं शक्तियों की जब हम बात करते हैं तो देखें, हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि जो गवर्नर है वो क्या होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है, एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। किस प्रकार का प्रमुख होता है, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है कि संवैधानिक प्रमुख होता है। अब एग्जीक्यूटिव का हेड होने के नाते, कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते ये क्या करता है, ये इसका जो मेन फंक्शन है वो है अपॉइंटमेंट, यानी कि नियुक्ति करना। जितनी भी नियुक्तियां हैं, स्टेट लेवल पर जितनी भी नियुक्तियां हैं, राज्य स्तर पर जितनी भी नियुक्तियां हैं, वो कौन करता है, वो गवर्नर करता है, वह राज्यपाल करता है। अब चाहे वो जो नियुक्ति है, वो जो अपॉइंटमेंट है, वो चाहे चीफ मिनिस्टर की हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट एडवोकेट जनरल की हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की हो, मतलब कि चाहे वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो, चाहे वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति हो, चाहे वह नियुक्ति एडवोकेट जनरल है कि यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति हो। कहने का मकसद यहाँ पर यह आ रहा है कि राज्य में होने वाली प्रमुख पदों पर होने वाली जितनी भी नियुक्तियां हैं, जितने भी अपॉइंटमेंट है, वो कौन करता है, वो किसके नाम पर होते हैं, वो राज्यपाल के नाम पर होते हैं। नेक्स्ट पावर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लेजिस्लेटिव पावर्स। अब देखें कि एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर यानी कि
व्यवस्थापिका का अविभाज्य अंग होने के नाते है, इसमें क्या होती है कि इसके पास में कई ऐसी पावर्स हैं जो इसको इम्पोर्टेंट बनाती है। लेजिस्लेटिव पावर्स हैं जो इनको क्या करती है, इम्पोर्टेंट बनाती है, महत्वपूर्ण बनाती है। अब जैसे कि यहाँ पर दिया जा रहा है, द गवर्नर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड ही हैज सिविलियन लेजिस्लेटिव पावर्स, के इसके पास में कई कार्य व्यवस्थापिकाई शक्तियाँ होती हैं। अब वो व्यवस्थापिकाई शक्तियाँ कौन कौन सी है, ही कॉल द मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, कि वह क्या कर सकता है कि वह व्यवस्थापिका की सभाओं को बुला सकता है और क्या कर सकता है, तो यहाँ पर ही प्रेसिड अपॉन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेचर आफ्टर द जनरल इलेक्शन, मतलब कि आम चुनाव के बाद में जो व्यवस्थापिका की जो प्रथम बैठक होती है, जो पहली बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उसकी अध्यक्षता राज्यपाल के द्वारा की जाती है कि जनरल इलेक्शन के बाद में जब लेजिस्लेचर की फर्स्ट मीटिंग होती है तो उसे कौन प्रेसिड करता है, उसे प्रेसिड करने का जो वर्क है वो को हमारा गवर्नर के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखे दो पावर्स के बारे में बात की है कि एज ए इंटीग्रल पार्ट है कि अविभाज्य अंग होने के कारण क्या करता है, राज्यपाल जो है, गवर्नर जो है, वह लेजिस्लेटिव की मीटिंगों को कॉल करता है, वह राज्य की व्यवस्थापिका की सभाओं को बुलाता है और जनरल इलेक्शन के बाद आफ्टर द जनरल इलेक्शन है कि वह आम चुनाव के बाद क्या करता है, वह राज्य व्यवस्थापिका की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है। इसके अलावा और उसके क्या वर्क हैं, यहाँ पर देखें, गवर्नर कंसर्न is mandatory on the bill passed by the state legislative assembly, है कि राज्य विधानसभा के द्वारा जो भी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं उस पर राज्यपाल की जो सलाह है, राज्यपाल की जो परामर्श है, राज्यपाल की जो एडवाइस है, वह क्या होती है, वह मैंडेटरी होती है, वह ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर देखें कि मेनली हमने 3 फंक्शन देख लिए हैं कि ये क्या करता है, ये मीटिंग कॉल करता है, सभाओं को बुलाता है, यह जो है फर्स्ट मीटिंग को प्रेसीड करता है, आफ्टर द जनरल इलेक्शन, सामान्य चुनाव के बाद में जो है ये क्या करता है, राज्य व्यवस्थापिका की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है और ये क्या काम करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी भी प्रस्ताव पर चाहे वो कोई सा भी प्रस्ताव हो उस पर क्या होती है, गवर्नर की जो कंसर्ट है, गवर्नर की जो सलाह है, गवर्नर की राज्यपाल का जो परामर्श है वह जरूरी होता है। इफ द सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट बीइंग कंडक्टेड देन ही शी कैन इशू एन ऑर्डिनेंस, कि देखिए कि जब क्या होता है कि जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है, विधानसभा में कोई कार्यवाही नहीं हो रही होती है, मगर किसी मुद्दे पर, किसी मैटर पर अगर मान लो कि कानून बनाना, लॉ बनाना ज़रूरी होता है तो वह क्या कर सकता है, राज्यपाल जो है ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, यानी कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसकी फाइनेंशियल पावर्स हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं द गवर्नर आल्सो पजेस सेवरल फाइनेंशियल पावर्स, है कि राज्यपाल के पास में जो है कई प्रकार की वित्तीय शक्तियाँ होती हैं। अब ये वित्तीय शक्तियाँ कौन सी है, विदाउट द प्रेयर परमिशन ऑफ द गवर्नर, बिना राज्यपाल की पूर्व अनुमति के, हैं बिना राज्यपाल की पूर्व अनुमति के, नो मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, के जो धन विधेयक है वह राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्य की विधानसभा में बिना राज्यपाल की अनुमति के, पूर्व अनुमति के कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखें, ही शी गेट द एनुअल बजट प्रेजेंटेड द लेजिस्लेचर, है कि वह क्या करता है कि विधानसभा के समक्ष जो है वार्षिक बजट को रखवाता है, प्रस्तुत करता है। एंड विदाउट हिज हर कंसर्न नो डिमांड ऑफ एनी ग्रांट कैन बी
कंसिडर्ड, कि बिना उसकी आज्ञा के क्या नहीं किया जा सकता है, किसी भी प्रकार का जो अनुदान है, किसी भी प्रकार का जो धनराशि है सहायता राशि है, वह प्राप्त नहीं की जा सकती है, वह प्राप्त नहीं की जा सकती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इसके देखें जुडिशियल पावर्स की, न्यायिक शक्तियों की। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 161 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार क्या बतलाया जा रहा है यहाँ पर देखें हमको, द गवर्नर कैन रिड्यूस, पोस्टपोन और अमेंड द पनिशमेंट और ग्रांट पार्डन टू सच पीपल हु आर चार्ज फॉर वायलेंस ऑफ लॉ रिगार्डिंग सब्जेक्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। मतलब कि यह राज्य की कार्यपालिका से संबंधित यदि किसी भी अपराध में कि राज्यपालिका के द्वारा पारित किसी कानून को तोड़ने, कानून का हनन करने के अपराध में यदि किसी व्यक्ति को कोई सजा प्राप्त है, सजा यदि प्राप्त है, तो राज्यपाल क्या कर सकता है, उस अपराधी की सजा को कम कर सकता है, उस अपराधी की सजा को माफ़ कर सकता है, या उस अपराधी की सजा को, उससे अपराधी को मुक्त कर सकता है। गवर्नर कैन रिड्यूस यानी कम कर सकता है, पोस्टपोन और अमेंडेड यानी कि सजा को माफ़ कर सकता है, समाप्त कर सकता है, या उसमें कमी कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है, या उसे माफ़ी दे सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ही रिसीव एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कि वह राज्य के जो लोक सेवा आयोग हैं उनकी वे वार्षिक क्या करता है, प्रतिवेदन को तो प्राप्त करता है, उनकी वार्षिक कार्यप्रणाली को देखता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, इफ़ गवर्नर फील दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, कि यदि राज्यपाल यह समझे कि जो राज्य का जो सरकार है, राज्य जो सरकार है वह संवैधानिक तरीके से कार्य नहीं कर रही है, तो वह क्या कर सकता है। तो यहाँ पर देखें बतलाया जा रहा है कि वह आपातकाल के बारे में विचार कर सकता है। तो यहाँ पर देखें बतलाया जा रहा है, रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। तो वह राष्ट्रपति के पास क्या करता है, संबंधित राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की सूचना पहुंचा सकता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर रिपोर्ट, और उसके प्रतिवेदन के आधार पर एज पर आर्टिकल 356 है, अनुच्छेद 356 के अनुसार द सेंट्रल कैबिनेट कैन रिकमेंड द इम्पोज प्रेसिडेंट रूल, है कि जो केंद्र सरकार है वह राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकती है। एज द गवर्नर इज द सुप्रीम चांसलर ऑफ द स्टेट, है कि जो राज्यपाल है वह क्या होता है, सर्वोच्च कुलाधिपति होता है। ही हैज़ द पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव द वाइस चांसलर। तो उसके पास में क्या शक्तियाँ होती हैं कि किसी भी विश्वविद्यालय के उप कुलपति, वाइस चांसलर यानी कि उप कुलपति की नियुक्ति अथवा उसे हटाने की शक्ति होती है। मिसलेनियस पावर की अगर हम बात करें, अन्य शक्तियों की हम बात करें, अपार्ट फ्रॉम द अबाव मेंशन पावर, द गवर्नर है द फॉलोइंग अदर पावर, उसके पास में कई अन्य प्रकार की शक्तियाँ होती है कि जैसे चीफ मिनिस्टर हिज हेड है, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट दो इशू इन विद द Constitution or the governor as mentioned in the Constitution is expected to act as per his her decision। मतलब कि कुछ मुद्दों को छोड़कर राज्यपाल क्या कर सकता है, अपनी तरफ से, अपने तरीके से, अपने विवेक के आधार पर जो है वह क्या कर सकता है, वह निर्णय ले सकता है। कि जैसे किसी का अपॉइंटमेंट करना हो या किसी को पोस्ट से रिमूव करना हो, या और भी जैसे मान लो कि कोई कंसल्ट करनी हो, कोई सलाह देनी हो। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो राज्यपाल है, स्टेट एग्जीक्यूटिव का जो हेड है, राज्य विधानसभा कार्यपालिका का जो प्रमुख है, वह प्रमुख होने के नाते जो राज्यपाल है वह
कई प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तब तक के लिए थैंक यू।